नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे NCERT के पाठ्यपुस्तक के सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्नोत्तर की सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है और आज हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस सीरीज का लाभ ले सकें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकें। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा। ये जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, एक अति लघुतरात्मक 1 वर्ड वाला या एक लाइन में जिसका आंसर होगा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 अंक का। इस चैप्टर में से हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका अंक 1.5 अंक का होगा, 1.5 का होगा। एक हमें डेरिवेशन टाइप में, छोटा डेरिवेशन टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 1.5 का होगा। और कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का होने वाला है। तो इस चैप्टर में से हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 2 क्वेश्चन होंगे 1.5 और 1.5 3 नंबर के। कुल मिलाकर ये 5 अंक का चैप्टर होने वाला है। तो हमने इन्हीं पर आधारित प्रश्नोत्तर को तैयार किया है। हमारा अधिक से अधिक प्रयास ये रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो, साथ में अच्छे मार्क्स भी आपको प्राप्त हो। अब इस वीडियो में प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए कि किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट प्रति मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है, तो यह दूरी है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 50 वोल्ट प्रति मीटर है, साथ में हमें विभव का मान दे रखा है 300 वोल्ट। हमें डिस्टेंस पूछी है। ऐसे हमें एक नियत आवेश दे रखा है और इस नियत आवेश से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो KQ/R² होती है, जबकि जो विद्युत विभव होता है वो होता है KQ/R। हमें इस R की वैल्यू पूछी है तो मैं इसके अंदर V/E कर देता हूँ, तो KQ/R, यहाँ से KQ/R²। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास में R जो कि V/E के बराबर है, V/E के बराबर है। V का मान हमारे पास में है 300, E का मान हमारे पास में है 50। देन यहाँ से हमारे पास में 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में होगा 6 मीटर। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। हमें V की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट और हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं। Q बराबर हमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। साथ में हमें कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर होता है Q × V। Q का मान माइनस में 1.6 × 10⁻19। विद्यार्थियों, आपको जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित पुट करनी है। जब अदिश राशियों में आप वैल्यू पुट करते हैं तो चिन्ह सहित पुट करेंगे, और जब सदिश राशियों में वैल्यू पुट करते हैं तो जो चिन्ह है वो डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो अदिश राशियों में आपको माइनस प्लस का अवश्य ध्यान में रखना है, चिन्ह सहित आपको वैल्यू पुट करनी है।
तो क्यू की वैल्यू माइनस में 1.6 गुणा 10 की घात -19, वी का मान हमें दे रखा है 200। देन यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 3.2 गुणा 10 की घात -17 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के मध्य निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती K Q1 Q2 अपॉन R होती है। यहाँ पर जो पहला आवेश है वो हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो आवेश है वो भी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K(E²/R) हो जाएगा। अब हमें ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर R कम होगा, R कम होगा, तो R कम होने पर U बढ़ जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो R कम होने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखिए इसके अंदर हमें पहला ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। यदि आपके पास में कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता C बराबर Q/V से हम पुट कर सकते हैं। किसी गोले के कारण से जो विद्युत विभव होता है V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। देन यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए V की, तो 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, 4πε0 R बट्टे से ऊपर चला गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है कि जो C है उसकी वैल्यू आ गई है 4πε0 R, अर्थात C समानुपाती होता है R के। और यहाँ पर गोले की रेडियस कैपिटल R ली है, तो कैपिटल R यहाँ पर आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं। माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा विद्युत विभव V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो क्या होगा। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए पहले E और V के मान किस तरीके से बदल जाते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं V देख लेता हूँ। यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है। तो देखिए इस धनावेश के कारण से इस बिंदु पर उत्पन्न जो विभव है वो होगा धनात्मक। मैं इस A से लेकर O तक की डिस्टेंस को स्मॉल a कंसीडर कर लूँ। तो देखिए इस A वाले आवेश के कारण से उत्पन्न जो विभव होगा, बिंदु O पर विभव मैं आपको बता देता हूँ। O पर विभव का मान कितना होगा। तो बिंदु O पर जो विभव है इस आवेश की वजह से K Q बट्टे में A होगा। फिर इस आवेश की वजह से कितना होगा, K Q बट्टे में A, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस A से लेकर O तक की डिस्टेंस A है, तो B से लेकर O तक की डिस्टेंस भी A ही रहने वाली है, C से O तक की भी और D से O तक की भी। देन यहाँ से इस ऋणावेश के कारण से जो विभव होगा वो माइनस में KQ बट्टे में A, और इस ऋणावेश की वजह से भी माइनस में KQ बट्टे में A ही होगा। देन फाइनली इनका आप टोटल करोगे तो कुल जो विद्युत विभव है वो शून्य हो जाएगा। तो कुल विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। और यदि आप आवेशों को, इन दोनों आवेशों को यहाँ पर ले आते हैं, इन दोनों ऋणावेशों को यहाँ पर ले आते हैं, तो भी विद्युत विभव शून्य ही रहेगा। इट मीन्स विद्युत विभव का मान चेंज नहीं होगा, V की वैल्यू अपरिवर्तित रहती है। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर एक तो ऑप्शन नंबर 3 में और एक ऑप्शन नंबर 4 में V अपरिवर्तित है। इन दोनों ऑप्शन में से सही होगा। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और देख लेते हैं। इसी डायग्राम में देखिए, क्योंकि आवेशों का परिमाण समान है, डिस्टेंस समान है, केवल डायरेक्शन ही अलग अलग होगी, उसकी वजह से ही विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन ही बदलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए इस A पर रखे आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इधर, B पर रखे आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इधर, C वाले के कारण से भी इधर ही होगा क्योंकि ऋणावेश है, ऋणावेश के पास की ओर होगा। फिर D वाले आवेश के कारण से भी इधर होगा, और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में है।
क्लियर, इस डायरेक्शन में है ई। और जब हम इन आवेशों को परिवर्तित कर दें, इन आवेशों के स्थानों को यदि हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, यहां पर प्लस क्यू आवेश आ जाए और यहां पर दोनों माइनस क्यू आवेश आ जाए, देन हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो देखिए इस आवेश की वजह से, इस आवेश के कारण से इधर होगा, इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण से इधर, इसके कारण से इधर, और इन दोनों का परिणामी होगा इधर। हालांकि परिमाण इसके बराबर ही होगा, केवल डायरेक्शन पहले की विपरीत हो जाएगी। तो अब ऑप्शन देखिए कि हमें ये कहा गया है कि देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि v का मान तो अपरिवर्तित रहेगा, v तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित, जबकि e की दिशा विपरीत हो जाती है। e की दिशा क्या हो जाएगी, दिशा विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है। देन E यहां पर बदल जाता है, जबकि V अपरिवर्तित रहता है। तत्पश्चात चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए कि 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा। हमारे पास में एक खोखला गोलीय चालक है। विद्यार्थियों, इस खोखले गोलीय चालक की जो रेडियस है वो हमारे पास में है 2 मीटर। हमें स्मॉल r बराबर 1.5 मीटर पर विद्युत विभव पूछा है, जबकि पृष्ठ के ऊपर हमें विद्युत विभव 500 वोल्ट दे रखा है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि किसी चालक के पृष्ठ पर विभव और अंदर विभव समान होता है। किसी चालक के पृष्ठ पर विभव जितना होता है उतना का उतना ही अंदर होता है। तो किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान उसके पृष्ठ के विद्युत विभव के समान ही होता है। तो पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव 500 वोल्ट दे रखा है, तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर अंदर की ओर, यहां से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर इस बिंदु पर भी विद्युत विभव 500 वोल्ट ही रहेगा। तत्पश्चात इसका आंसर आएगा 500 वोल्ट। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि E की जो वैल्यू है वो यदि 0 है तो V का मान इनमें से किस प्रकार से चेंज होता है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य एक रिलेशन होता है, E बराबर माइनस में dV/dr। हमें E की वैल्यू 0 दे रखी है, देन माइनस में dV/dr इक्वल टू 0 आ गया। और यदि dV/dr इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स V की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो यहां पर आप ऑप्शन को देखिए, कांस्टेंट हमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें 4 नंबर का आंसर इसमें सही होगा। आठवें क्वेश्चन के अंदर दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य धारिता का मान होगा। हमें बिंदु A और B के बीच में 4 संधारित्र इस तरीके से दे रखे हैं। हमें तुल्य धारिता पूछी है, इसको मैं नाम देता हूं C1, इसे मैं नाम देता हूं C2, इसे मैं नाम देता हूं C3 और इसे मैं नाम देता हूं C4। तो यहां पर आप देखेंगे C1 व C2 की तुल्य धारिता दोनों श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता C1 और C2 दोनों की जो तुल्य धारिता है वो क्या होगी, दोनों श्रेणी क्रम में है। तत्पश्चात 1/में C' बराबर 1/में C1 प्लस में 1/में C2, तो 1/में 3 प्लस में 1/में 6 यहाँ पर एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/में 6, 1/में 2, C' बराबर आ गया हमारे पास में 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार से आप देखेंगे C3 व C4 की तुल्य धारिता ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो 1/में डबल डैश से मैं इनकी तुल्य धारिता को डबल डैश से पुट कर रहा हूं, तो 1/में डबल डैश बराबर हमारे पास में आ गया 1/में C3 प्लस 1/में C4, इट मीन्स 1/4 प्लस 1/में 4
आ गया हमारे पास में 2/4 1/2। तो सी डबल डैश की भी वैल्यू हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो गई है। अब इन दोनों के स्थान पर हमारे पास में आ गया है यहाँ पर सी डैश और इन दोनों के स्थान पर आ गया है सी डबल डैश। हमें ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब ये दोनों सी डैश और सी डबल डैश समांतर क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता है सीधी जुड़ जाएगी। तुल्य धारिता को मैं सी से पुट कर दूं तो 2 + 2 = 4 माइक्रोफेरेड हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक संधारित्र को कैपिटल Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है तो आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संग्रहित ऊर्जा को हम देखिए इस फॉर्म में लिखेंगे कि Q के टर्म्स में लिखेंगे, तो Q²/2C के पदों में हम लिख सकते हैं। तो देखिए संग्रहित ऊर्जा ये जो U है इसको हम लिख रहे हैं W से, और दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया है कि जो आवेश है वो यदि आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो नई जो ऊर्जा है वो क्या होगी। नई ऊर्जा को मैं W डैश से पुट कर देता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे Q डैश का स्क्वायर/2C के इक्वल होगी। Q स्क्वायर को मैं 2Q लिख देता हूं, तो ये हमारे पास में आ गई है 4Q²/2C, और Q²/2C W के इक्वल है, तो W डैश बराबर आ गया 4W। तो पहले जो भी ऊर्जा थी उसके 4 गुना हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। हमारे पास में एक संधारित्र है और इसकी दोनों प्लेटें आवेशित की गई है, तो एक प्लेट के ऊपर धनावेश होता है, दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। अब यदि एक तार से इसको हम जोड़ दें तो धनावेश और ऋणावेश आकर एक दूसरे को निरस्त कर देगा। जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। देखो यहाँ पर आवेश का मान 0 हो जाएगा, आवेश का मान पूर्व का दुगुना हो जाएगा, विभव अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। 11वें क्वेश्चन को देखिए, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा, हमें जानते हैं कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक दूसरे के लंबवत होती है। तो जो पारित फ्लक्स है वो उस समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभवांतर V, आवेश Q तथा धारिता C में संबंध होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि Q बराबर होता है C × V। Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? Q बराबर CV की फॉर्म में हमें नहीं दे रखा है। यहां पर आप देखेंगे V बराबर Q बट्टे में C इसमें सही होगा। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। 13वें क्वेश्चन को देखेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए, तब संधारित्र में देखो पहले हमने संधारित्र को चार्ज कर लिया है, अब दोनों संधारित्रों की प्लेटों के मध्य की हम दूरी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला तो होता है A∪D। यदि D बढ़ाएंगे तो C घट जाएगा, D बढ़ने पर C घट जाएगा, C घट जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि धारिता घट जाती है, तो धारिता इसमें घट जाती है, इसमें घट जाती है, और इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। एक और हमें देखो, जब V बराबर हम E∗D से पुट कर सकते हैं, विभवांतर को हम दोनों प्लेटों के मध्य के विभवांतर को V बराबर E∗D से लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि V बराबर E∗D, तो D बढ़ने पर V बढ़ जाएगा, V
बढ़ जाएगा। तो C तो घटेगा और V बढ़ेगा। तो आप यहां पर देखेंगे विभवांतर में वृद्धि होगी, धारिता घट जाएगी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14वें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित होती है। तो देखो आवेश के रूप में, धारिता के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के रूप में संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा संचित होती है। ये जो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें सही होगा। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। 15वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो संधारित्रों की धारिताएं C1 तथा C2 है में संग्रहित ऊर्जाएं समान है तो संधारित्रों पर विभवांतर का अनुपात होगा। देखिए किसी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा को हम हाफ CV² से पुट कर सकते हैं। पहले संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा को हाफ C1 V1² से, दूसरे संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा को हाफ C2 V2² से पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें U1 बराबर U2 दे रखा है कि दोनों में संग्रहित ऊर्जाएं समान है। देन हाफ C1 V1² बराबर हो जाएगा हाफ C2 V2²। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। हमें इनके अंदर विभवों का अनुपात पूछा है तो V1² अपॉन V2² बराबर आ जाएगा C2 अपॉन में C1 और V1 अपॉन V2 बराबर आ जाएगा अंडरूट में C2 अपॉन में C1 अर्थात अंडरूट में C2 अनुपात अंडरूट में C1। आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे अंडरूट में C2 अनुपात C1। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए कि दो समान संधारित्र समांतर क्रम में V विभव से जुड़े हैं, उन्हें अलग कर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कि समांतर क्रम में जुड़े हैं दो संधारित्र, एक का विभव V है, दोनों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो V प्लस V कुल जो विभव है हमारे पास में दुगुना हो जाएगा। मुक्त प्लेटों पर विभव दुगुना हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा नहीं काट सकते, क्योंकि जो समविभव का पृष्ठ होता है वो विभव को रिप्रेजेंट करता है और यदि वो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं इट मीन्स वहां पर दो विभव के मान होंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखिए किसी आवेश के कारण से अनंत पर विभव कितना होता है। 18वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप लोग कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है Q/R। K का मान होता है 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q/R हो गया। R बराबर हमें अनंत दे रखा है तो V का मान कितना आ जाएगा 1/अनंत। यहाँ पर सारी जो वैल्यू है वो, चलिए मैं Q लिख देता हूँ। R का मान अनंत पुट कर देंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा, तो विभव का मान 0 होगा। विभव कितना होगा 0 होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। दो आवेशों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R से लिख सकते हैं। K Q1 Q2/R से दो आवेशों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा को लिखा जा सकता है। फिर 20वें क्वेश्चन में देखेंगे कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि, इसको भी हमें परिभाषित करना है।
देखिए विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रति एकांक धनावेश को यदि हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यदि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर आते हैं तो लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए इस विद्युत विभव को हम W/Q से पुट कर सकते हैं। W अदिश राशि, Q अदिश राशि, तो V अदिश राशि होती है। V कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे आसान डेफिनेशन है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। 22वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और जब आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस दूरी R की तुलना में बहुत छोटी होती है तब इस फॉर्मूले को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वेयर से पुट कर सकते हैं। और मोस्टली किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव का यही वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वहां पर शून्य नहीं होती है जबकि विद्युत विभव शून्य होता है। तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा बिंदु हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो देखिए समविभव पृष्ठ के अंदर कार्य बराबर होता है आवेश इंटू में विभवांतर, आवेश इंटू में विभवांतर। और समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, देन Q इंटू 0, कार्य की वैल्यू 0 आएगी। कार्य कितना होगा? शून्य होगा, 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है K P cos थीटा अपॉन R स्क्वेयर। और निरक्ष पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है और कोस जो 90 होता है इसका मान 0 होता है। तो निरक्ष पर जो विद्युत विभव है वो शून्य होता है। निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। फिर देखेंगे किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है।
तो किसी चालक की धारिता का मान है, देखिए चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर, चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा अन्य माध्यम की उपस्थिति पर, अन्य माध्यम की उपस्थिति पर और जो पदार्थ है, जिस पदार्थ का चालक बना है, अन्य चालक की उपस्थिति पर भी डिपेंड करेगा। चालक की उपस्थिति, देखो एक तो है अन्य चालक की उपस्थिति पर और है कि चारों ओर भरे हुए माध्यम पर। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। C बराबर होता है Q बट्टे में V। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका मात्रक, C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। Q बट्टे में V का मात्रक Q बट्टे में V के मात्रक के बराबर होगा। तो यहाँ से Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम और V का जो मात्रक है वो है वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम कहते हैं फेरड। क्या कहा जाता है? फेरड इसका मात्रक हो गया है। फिर इसकी वीमा की भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो C की वीमा वही होगी जो Q अपॉन में V की वीमा होगी। Q अपॉन में V की वीमा। तो यहाँ पर आप देखिए C की दो Q, यहाँ पर हमारे पास में Q को हमें, इस V को हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन में Q पुट कर सकते हैं। तो अब इनकी वीमा में यहाँ पर लिख देता हूँ। Q यहाँ पर आवेश जिसकी वीमा A1 T1, W कार्य जिसकी वीमा M1 L2 T-2, फाइनली इसकी जो वीमा आएगी वो M-1 L-2 T4 A2 होगा, क्योंकि इसमें Q स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देना होगा। क्लियर? समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए पराविद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। 29वां क्वेश्चन। देखिए वैसे तो जो विद्युत प्रवृत्ति और इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर एप्सिलॉन R बराबर होता है 1 प्लस काई। ये तो है एकदम सही संबंध। ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है इसमें हमें रिलेशन दे रखा है काई बराबर एप्सिलॉन नॉट, काई बराबर एप्सिलॉन R -1। तो ये वाला फॉर्मूला सही है, बुक के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला सही है। वैसे ये विमीय दृष्टि से फॉर्मूला सही नहीं है, लेकिन बुक में यही दे रखा है तो आपको यही करके आना होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो देखिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है माइनस में dV/dr। ये 30वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 31वें क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है उपांत प्रभाव क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर उपांत प्रभाव हमें पूछा है। देख लेते हैं आराम से। ये हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर चलती है, लेकिन इस संधारित्र के किनारों पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्लेट से थोड़ी सी बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ पर ये थोड़ी सी बाहर की ओर निकल गई, यहाँ पर ये थोड़ी सी बाहर की ओर निकल गई। इसी प्रभाव को हम उपांत प्रभाव कहते हैं। तो उपांत प्रभाव क्या है? उपांत प्रभाव क्या है?
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बाहर निकलना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बाहर निकलना उपांत प्रभाव कहलाता है। क्लियर। अब देखिए हम आंकिक प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक अल्फा कण को विरामावस्था में एक बिंदु जहां विभव 70 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहां विभव 50 वोल्ट है तक ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए कि यहाँ हमारे पास में V1 बराबर है 70 वोल्ट, V2 बराबर है 50 वोल्ट। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के कारण से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अल्फा कण गति करेगा और उस गति के कारण से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए उसकी ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर Q इंटू V। V यहाँ पर विभवांतर है, जैसे हम V1 माइनस V2 से पुट कर सकते हैं। Q यहाँ पर अल्फा कण का आवेश है। तो देखिए अल्फा कण का जो आवेश है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के तुल्य होगा। और V1 माइनस V2 ये भी देख लेते हैं। और ये जो ऊर्जा है वो ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर Q का मान है 2 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और V1 माइनस V2 हमारे पास में आ जाएगा 20। 70 माइनस का साइन है माइनस 50। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 2 गुणा में 1.6 गुणा में इस ब्रैकेट से निकलेगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 19। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 64 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल गतिज ऊर्जा होगी। 32वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्युत क्षेत्र का विभव फलन V बराबर -5x प्लस 3y प्लस अंडर 15z से परिभाषित है। तो बिंदु XYZ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता SI मात्रक में क्या होगी। तो देखिए E बराबर होता है माइनस में dV/dr। इसे हम इस सदिश की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू माइनस में I कैप डेल V/डेल x प्लस J कैप डेल V/डेल y प्लस K कैप डेल V/डेल z। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। E वेक्टर बराबर माइनस में I कैप, देखो V का हम अक्ष के रेस्पेक्ट, इसका हम अक्ष के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, अक्ष के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर प्लस में J कैप, Y के रेस्पेक्ट इसका करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, क्योंकि अक्ष और Y के पदों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस में 3 होगा। फिर प्लस में K कैप dV/dz, तो z के रेस्पेक्ट करेंगे तो अक्ष और y के पद 0 हो जाएंगे। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, प्लस में अंडर में 15 हमारे पास में रह जाएगा। ये हमारे पास में है। अब हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए I कैप, J कैप और K कैप के गुणांकों का वर्ग करके अंडर कर देंगे। E वेक्टर बराबर हमारे पास में है 5 माइनस माइनस प्लस हो गया I कैप माइनस 3 J कैप माइनस में अंडर 15 K कैप। अब हमें E का परिमाण ज्ञात करना है, तो I कैप, J कैप और K कैप के गुणांकों का वर्ग करके अंडर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर 15 का स्क्वायर
का रूट, तो आ गया हमारे पास में 25 + 9 + 15 का रूट, तो ये आ गया 49 का रूट जो कि 7 आ जाएगा। और ऐसा ही मात्रक में इसका मान हमें लिखना है, तो 7 इकाई होगा या 7 वोल्ट प्रति मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि विद्युत ध्रुव को बाह्य समरूप क्षेत्र में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर PE cos θ1 - cos θ2 होता है। तो यहां से आप देखेंगे cos θ1 की वैल्यू है 0 डिग्री, θ2 का मान है 180 डिग्री, तो cos 0 का मान होता है 1, cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 PE विद्युत कार्य की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि हमारे पास में दो आवेश हैं, परस्पर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। हमें ये पूछा है कि दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो देखेंगे एक आवेश के कारण से ये धनावेश है, इसके कारण से धन विभव, ये ऋणावेश है, इसके कारण से ऋण विभव, और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो ये Q1 में कंसीडर कर लूं, ये Q2 कंसीडर कर लूं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से Q1 से मैं अक्ष दूरी के ऊपर इसका विद्युत विभव 0 मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 माइनस अक्ष रह जाएगी, 15 माइनस अक्ष ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु P पर इस आवेश के कारण से प्लस इस आवेश के कारण से विद्युत विभव 0 हो जाएगा। बिंदु P पर V1 + V2 = 0 होगा। V1 का मतलब हो गया इस आवेश के कारण से विद्युत विभव, तो K Q1 बट्टे में अक्ष प्लस K Q2 बट्टे में 15 माइनस अक्ष = 0। Q1 Q2 और K की वैल्यू पुट कर देते हैं। K को मैं एक बार एज इट इज रहने देता हूँ। Q1 का जो मान है वो है 3 × 10⁻⁻⁸। Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है माइनस में 2 × 10⁻⁸ बट्टे में 15 माइनस अक्ष बराबर में 0 है। जब ये वाली राशि बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस का साइन हट जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। देन हमें क्या मिल जाएगा, K 3 × 10⁻⁸ बट्टे में अक्ष बराबर K 2 × 10⁻⁸ बट्टे में 15 माइनस अक्ष। यहाँ से कैसे K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस अक्ष इससे गुणा होगा, तो ये हमारे पास में आ गया है। अब इसे हम लिख देते हैं 45 - 3x = 2x, और यहाँ से हमारे पास में आ गया है 5x = 45, x बराबर आ गया है 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से इससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर इस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव की वैल्यू 0 हो जाएगी। 36वां क्वेश्चन देखिए कि 24 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा जबकि प्लेटों के मध्य विभवांतर 500 वोल्ट है। हमें C की वैल्यू दे रखी है 24 माइक्रोफैरड, जबकि V का मान हमें दे रखा है 500 वोल्ट। देखिए विद्यार्थियों, हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो आवेशित करने के अंदर जो इसके अंदर संचित ऊर्जा है वही इसके कार्य के तुल्य होगी। तो W बराबर हमारे पास में आ गया है हाफ CV², तो हाफ C का मान है 24 × 10⁻⁻⁶, V का मान है 500, तो 500 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये 12 बार में चला गया, 4 घात यहाँ से कम हो जाएगी, तो 12 × 25 × 10⁻²,
25 को जब इससे गुणा करेंगे 12 बार में तो 300 गुणा 10 की घात -2, तो ये हमारे पास में 3 जूल आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो संधारित्र का एक संयोजन दे रखा है। हमें चित्र में देखिए इस तरीके से एक संधारित्रों का जाल दे रखा है। पूछा है कि दिए गए चित्र में संयोजित संधारित्रों के लिए बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा। देखिए इनको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं नाम देता हूँ C1, इसे मैं देता हूँ C2, इसे हम देते हैं C3, इसे हम देते हैं C4, इसे मैं देता हूँ C5 और इसे हम देते हैं C6। देखिए इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ P और इस बिंदु को नाम देता हूँ Q और इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं R। आप डायग्राम को एक बार गौर करके देख लीजिए कि यहाँ से ये मैं एक बार इसको फिर से निर्मित कर रहा हूँ इसी डायग्राम को। ये बिंदु A है और इस बिंदु, चलिए मैं एक बार इसको फिर से बनाने वाला हूँ यहाँ पर। अब की बार बना रहे हैं हम फिर से। ये हमारे पास में है बिंदु A, मैंने यहाँ पर लगा दिया है ये बिंदु Q। तो देखो बिंदु A और Q के बीच में ये C2 यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास में है C1 और यहाँ पर आप देखेंगे Q और R के बीच में ये मैंने R बना दिया है, ये P है। तो P और, चलिए एक बार मैं इसको डायग्राम को आपको समझाने वाला हूँ कैसे। मैंने देखो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है कि देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। तो आप देखेंगे कि A और P के बीच में C1 लगा हुआ है और फिर A और Q के बीच में C2 लगा हुआ है, A और Q के बीच में C2 लगा है, P और Q के बीच में C5 लगा है, यहाँ पर ये C5 लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि Q और R के बीच में, Q और R के बीच में C4 और P और R के बीच में C3 और ये है C6। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी संधारित्रों की धारिताएं समान है और इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1 बट्टे में C2 बराबर है C3 बट्टे में C4, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो C5 कार्य नहीं करेगा, C5 काम ही नहीं करेगा, C5 कार्य नहीं करेगा। इसको आप हटा दीजिए, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको जब हम नहीं लगाएंगे तो हमारे पास में जो सर्किट है वो एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे और ये दोनों भी समांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये दोनों समांतर क्रम में C2, C4, C1, C3 और ये आ गया C6। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो ये दोनों जो श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता है उसके लिए देखेंगे, मैं लिख देता हूं C2 व C4 की तुल्य धारिता जिसको हम C' से पुट कर दें तो 1 में C2 प्लस 1 में C4 बराबर 1 में 5 प्लस 1 में 5 बराबर 2 में 5। C' की वैल्यू आ गई है 5/2 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से C1 व C3 की भी हमारे पास में C" बराबर आ जाएगी 5/2 माइक्रोफेरेड। ये जो सर्किट है वो ऐसे सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके के सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये C', ये C" और ये है C6। अब ये जो दोनों हैं ये हमारे पास में यहाँ पर C' और C" हैं, वो समांतर क्रम में है। C' व C" की तुल्य धारिता ये समांतर क्रम में है तो C" से लिख रहा हूं मैं C' प्लस C" 5/2 प्लस 5/2, ये हमारे पास में आ गया 5 माइक्रोफेरेड।
अब ये जो सर्किट है यहाँ से इन दोनों के स्थान पर C ट्रिपल डैश आ गया है और ये C6 यहाँ पर जुड़ा हुआ है ही। तो इनकी तुल्य धारिता अब हमारे पास में 1/C बराबर 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि C ट्रिपल डैश का मान 5, C6 का मान 5, 2/5 आ गया। C की जो वैल्यू है वो 5/2 2.5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 2.5 माइक्रोफेरेड होगा। 38वां क्वेश्चन देखिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A, इनके मध्य की दूरी D है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना और प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की कितना गुना हो जाएगी। C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। यदि हमारे को ये कहा गया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल आप दुगुना कर दें और जो दूरी है वो यदि आधी कर दी जाए तो प्रारंभिक नई जो धारिता है वो क्या होगी। तो A डैश एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D डैश। A डैश की वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू की दुगुनी है, तो 2A मैंने A डैश का मान पुट कर दिया। D डैश की वैल्यू है D/2, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D की जगह हम C लिख सकते हैं, तो पहले वाली धारिता की ये 4 गुना धारिता हो जाएगी। 39वां क्वेश्चन देखिए कि यदि एक गोली चालक की वायु में धारिता C का मान हमें 2 पिकोफेरेड दे रखा है, इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता, माध्यम में रख दिया तो इसकी जो धारिता है वो हमारे पास में आ गई है 12 पिकोफेरेड। तो माध्यम के पराविद्युतांक का मान कितना होगा। निर्वात में जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला ये, माध्यम में जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टे में D, मतलब एप्सिलॉन R C होता है। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन R बराबर CM माध्यम की धारिता अपॉन निर्वात में धारिता, तो माध्यम में धारिता 12 पिकोफेरेड, निर्वात में धारिता 2 पिकोफेरेड, 6 आ जाएगा। एप्सिलॉन R का मान कितना आ जाएगा, 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेंगे कि पट्टिकाओं के बीच पट्टिकाओं वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दे रखा है। दूरी हमें 3 मिलीमीटर दे रखी है, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। धारिता C का आकलन हमें करना है, केवल फॉर्मूले के अंदर हमें पुट करना है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वायु बता रखा है तो एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12। D का जो मान है वो है 3 × 10⁻3, तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से 8, 10, 16, 1, 17, ये हमारे पास में आ गया है 10⁻12 फेरेड, जिसे हम 17.7 पिकोफेरेड भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे कि 2, 3 और 4 पिकोफेरेड वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता सीधी सीधी उनके योग के बराबर आ जाएगी। जोड़ दीजिए 2, 3 और 4, तो हमारे पास में आ गया 9 पिकोफेरेड। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो हर पट्टिका पर अलग अलग आवेश होना है। हम प्रत्येक पट्टिका पर आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। Q1 बराबर हमारे पास में आ जाएगा C1 × V, Q2 बराबर आ जाएगा C2 × V और Q3 बराबर आ जाएगा C3 × V। C1 का मान हमें दे रखा है 2 × 10⁻12 क्योंकि 2 पिकोफेरेड। V का मान हमें दे रखा है 100, तो ये आ गया 2 × 10⁻10 कूलाम। C2 पर आवेश कितना होगा, 3 पिकोफेरेड हमें धारिता दे रखी है, विभवांतर वही 100 वोल्ट, तो 3 × 10⁻10 कूलाम आ जाएगा।
C3 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 4 × 10⁻12 इंटू में 100, 4 × 10⁻10 कूलाम आ जाएगा। तो ये आवेश होंगे तीनों प्लेटों पर। फिर देखेंगे आप 42वां क्वेश्चन देखिए कि एक समसठ भुज है और प्रत्येक शीर्ष के ऊपर इस तरीके से हमें एक समसठ भुज दे रखा है। प्रत्येक शीर्ष के ऊपर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। हमें इसके केंद्र पर यहाँ पर हमें पूछा है, विभव पूछा है, जबकि प्रत्येक भुजा ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक जो इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए किसी एक के कारण से जो विभव है वो होता है KQ/R, तो सबके कारण से जो विभव है वो 6V हो जाएगा। तो मतलब 6 × KQ/R। वैल्यू पुट कर दीजिए, V' बराबर 6, K का मान होता है 9 × 10⁹, Q का जो मान है वो हमें दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम, तो 5 × 10⁻6। R का मान हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो 10 × 10⁻2, क्योंकि इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए फाइनली इसका मान कितना निकल कर आ रहा है, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 270 गुणा यहाँ से 10⁻9 माइनस में 6, 10⁻2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 2, ये 10 नीचे पड़ाई है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 27 गुणा 10⁻- में प्लस में 5 रह जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास में, वोल्ट में आ गया है। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर शामिल किया है जो 1.5 मार्क्स के आ सकते हैं, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगे हैं उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इस चैप्टर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और शामिल किया है, जिनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 43वां जो क्वेश्चन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा। बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव की गणना कीजिए। 45वां जो क्वेश्चन है वो है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। और 46वां जो क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। 47वां जो क्वेश्चन है वो है विद्युत विभव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 47वां वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1.5 के अंदर नहीं आ पाएगा। हालांकि इसकी संभावना नहीं है, फिर भी ये आ जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बट ये जो 44वां क्वेश्चन है वो हमें मॉडल प्रश्न पत्र में भी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ में 43वां जो क्वेश्चन है वो भी, इसकी भी प्रबल संभावना है। तो 43 और 44 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा सेकंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम तुरंत अगले चैप्टर का, अगले पार्ट का वीडियो लेकर आए। आज की इस वीडियो में